बैंगो दी स्ट्रे डॉग ये एक ऐसा एनीमे है ना जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। मतलब इस एनीमे को मैंने अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अगर मैं इस एनीमे के बाद भी जितने बारे में बात करूंगा ना वो कम है इस एनीमे के लिए। ये ऐसा एनीमे में है क्या नहीं। इसके अंदर एडवेंचर है, थ्रिल है, सस्पेंस है, स्टोरी लाइन है, मिस्ट्री है, डिटेक्टिव जॉनरा भी, सारा कुछ को एक बॉक्स में पैक करके अगर किसी को डिलीवर देना है तो ये एनीमे का आप दोष दे सकते हो कि हाँ इस एनीमे को रिकमेंड करें। मैं बेसिकली ये भी बोल सकता हूँ जो मेरे ओपिनियन में लगता है, जो बिग थ्री हमें एनीमे देखने को मिलते हैं और इस एनीमे को साइड में रखो और दोनों में टग ऑफ वॉर कराओ, मे बी ये एनीमे ज्यादा जीत जाए। ये मेरा ओपिनियन। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, ये मैंने बहुत बड़ी लाइन बोली। इनडायरेक्टली मैं आपको ये बोल दूं मैंने अपनी औकात से भी ज्यादा बात कर दी क्योंकि बिग थ्री वन ऑफ द बेस्ट थ्री एनीमे को मैंने इससे कंपैरिजन करा। बट आप ये नहीं सुनना चाहोगे कि मैंने ऐसा क्यों करा। मैंने बिग थ्री एनीमे देखे हैं, वन पीस, नारुतो मेरे को भी अच्छे लगते हैं, मेरे भी फेवरेट है। बट जब मैंने इस एनीमे को देखा ना, मैंने देखा कि मतलब हाँ ये एनीमे अच्छे हैं, नो डाउट। बट जो इन एनीमे की जो गलतियां थी ना वो इस एनीमे ने सारा पूरा करा है। मैं बता दूं, लेट मी एक्सप्लेन कि मैंने ये चीज क्यों बोल दी। बेसिकली बिग थ्री एनीमे में आप देखोगे 300 एपिसोड, 500 एपिसोड, 1000 एपिसोड नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने हैं, उतने में जाके इनको प्रॉपर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर मैं वन पीस की बात करूं 300 एपिसोड तो अभी तक हमें प्रॉपर आर्क देखने को मिल रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, जहां पे अभी रॉबिन की स्टोरी हमें बताई जा रही है। बट अगर बात करो इस एनीमे के अंदर ज्यादा आपको टाइम नहीं लिया जाएगा। सीजन वाइज सीजन आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट करवाया जाएगा। तीसरे चौथे सीजन तक आपको सारे कैरेक्टर से बिल्कुल रूबरू करवा दिया जाएगा। ये एनीमे आपसे ज्यादा समय नहीं लेगा कैरेक्टर से पार करवाने के लिए। आपको पहले ही 2 सीजन में तो 2-3 लोगों से तो प्यार हो जाएगा, बाकी जो साइड कैरेक्टर बचे उनसे भी आगे जाके तीसरे चौथे पांचवें सीजन के अंदर उनसे भी प्यार करवा देगा। फर्स्ट सीजन में हमें डाजोय और रैम्पो को लव करने का सिखा देता है कि भाई ये कैरेक्टर है, उनको प्यार करो। और सेकंड सीजन के बाद जो साइड कैरेक्टर है उनके बारे में बताता है और फिर उनसे प्यार करवा देता है हमें। इतना बेस्ट वे में लिखा गया ये एनीमे। और पता है इन बिग थ्री एनीमे के अंदर मुझे एक दिक्कत लगती है। दिक्कत ये है कि इनके अंदर ना डिटेक्टिव जॉनरा मिसिंग है। मेरे को ट्रूथ स्पीकिंग थ्रिलर, सस्पेंस, डिटेक्टिव जॉनरा ज्यादा पसंद है। मैं एडवेंचर एनीमे भी देखता हूँ जहाँ पे मिस्ट्री उससे सब इन्वॉल्व है। वन पीस एडवेंचर एनीमे बहुत अच्छा एनीमे है, नो डाउट, जहाँ पे आपको नया वर्ल्ड देखने को मिलेगा, नई चीजें देखने को मिलेगी, मुझे अच्छा लगता है। मैंने हर एक एपिसोड मैंने आराम से, जैसे लोग वाइन पीते हैं वैसे मैंने इसका वन पीस का हर एक एपिसोड आराम से उसके बिल्कुल प्यार भारी चीजें के हिसाब से देखी है। बट जो बैंगो दी स्ट्रे डॉग है ना, ये एक ऐसा एनीमे जो मैंने जब देखना शुरू करा इसने मेरे को सीट पर ऑन द स्पॉट पकड़ लिया। तू सारे एपिसोड जब तक नहीं देखे ना तू सीट से नहीं उतर सकता। ये इतना ज्यादा पोटेंशियल एनीमे रखता है। पहला एपिसोड देखने के बाद मैं मान ही नहीं सकता अब दूसरे एपिसोड की क्रेविंग ना करो। बेसिकली मेरे को अगर बैंगो दी स्ट्रे डॉग के लिए कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़े मैं अपना सब कुछ कर दूंगा। इतना परफेक्टली रिटर्न हमारा बैंगो दी स्ट्रे डॉग एनीमे है। अब मैं बताता हूँ इतना ज्यादा मेरे को पसंद क्यों आया है। मैं थोड़ी बहुत इसके बारे में बताता हूँ। ये बात सच है, हम सबको ना डिटेक्टिव जॉनरा बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हमें शर्लॉक होम्स या कोई डिटेक्टिव शो आया करते थे टीवी पे या कोई डिटेक्टिव एनीमे हमें बहुत ज्यादा पसंद है। पर क्या हम अभी भी डिटेक्टिव कंटेंट को कंज्यूम करते हैं? आंसर इज नहीं। क्यों? क्या हो गया? हमारी चीजें क्या हो गया? अब मेरे को लूसीफर का याद केस है, वो भी डिटेक्टिव जॉनरा था जहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलती थी, फिर भी हमें ना इंटरेस्ट इनसे मर जाता है, पता नहीं क्यों, हमें पसंद भी है, राइट? तो इसका आंसर मेरे पास है। हम जब डिटेक्टिव जॉनरा देखते हैं तो हमें पहला एपिसोड में देखने को मिलता है नया केस स्टार्ट होता है पहले एपिसोड में। उसको केस को सॉल्व करते करते जब एपिसोड खत्म होता है तो वो केस भी खत्म हो जाता है। फिर जब दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है तभी भी हमारा नया केस देखने को मिलता है। फिर नया केस को हमारा डिटेक्टिव सॉल्व करेगा, फिर उसके अंदर वो भी खत्म कर देगा। थर्ड के साथ भी वही देखने को मिलता है, फोर्थ एपिसोड के साथ भी वही देखने को मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस चीज में ये प्रॉब्लम है कुछ समय के बाद, कुछ एपिसोड के बाद स्टोरी रिपीटेड हो जाती है, जहाँ पे हमारे चेहरे अलग देखने को मिलेंगे कैरेक्टर का, बट उसकी क्राइम करने का वजह भी सेम होगा, चीजें वो क्यों कर रहा है वो भी सेम होगा, और हमारा जो हीरो है वो जो मिस्ट्री सॉल्व कर रहा होगा उसके लिए भी उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, पिछले केस से चीजें कर लेगा, चीजें फाइंड आउट, और वो चीज देखने को मिलता है। जब हमें रिपीटेड चीज देखने को मिल जाता है हमारा इंटरेस्ट मर जाता है। बट बात करूं इस एनीमे की, ये ऐसा कुछ नहीं करता। पहला एपिसोड नई स्टोरी, दूसरा एपिसोड सेम स्टोरी, दूसरा सीजन भी सेम स्टोरी, तीसरा सीजन भी सेम स्टोरी, चौथा सीजन भी सेम स्टोरी। और इसी वजह से हमको ये एनीमे बहुत ज्यादा पसंद आया कि ये नहीं नए स्टोरी के पीछे भागता है, एक ही स्टोरी को कंटिन्यू रखता है टिल 5th सीजन, और ये स्टोरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और जब मैंने चेक करा कि मांगा अभी चल रही है, खत्म हो गई, मांगा अभी भी चल रही है सेम स्टोरी के साथ, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इस एनीमे के अंदर। और अगर मैं ये एनीमे आपको थोड़ा बहुत एनीमे की स्टोरी बताऊं तो एक हमारा अनाथ लड़का होता है जिसको उसके घर से निकाल दिया जाता है। आपको पता है अनाथ लोगों का घर क्या होता है, तो उसको निकाल दिया जाता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वहां पे खाने की कमी, जिस वजह से उसको निकाल दिया जाता है। और उसको एक चीज नहीं समझ आ रही होती कि व्हाइट टाइगर उसका हमेशा पीछा क्यों करता है। जहां पे भी जाता है उसको व्हाइट टाइगर देखने को मिलता है, पता नहीं उसको खाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है। फिर जैसे तैसे वो एक बार रिवर पे जा रहा होता है
किसी को लूटने। तो वहां पे डाजाई अपनी फेवरेट चीज कर रहा होता है, सुसाइड। तो वहां पे आके आर्टसूसी डाजाई को सुसाइड करने से बचा ले। फिर उसके बाद इन दोनों का एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे डाजाई आर्टसूसी को बताता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो बताता है कि एक व्हाइट टाइगर मेरा पीछा कर, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पीछे क्यों भाग रहा है और मैं उससे बच के भाग रहा हूँ। फिर बाद में पता चलता है यही बंदा हमारा व्हाइट टाइगर था। जैसे ये मून को देख लेता था वैसे ही ये व्हाइट टाइगर बन जाता था, और फिर व्हाइट टाइगर बनने का जितने ज्यादा रैम्पेज में भागना हो, लोगों को खाना होना हो, सभी करता था। तो इसी टाइप से हमें इसका वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जहाँ पे लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर है। उसको ये सोकल एबिलिटी बोलते हैं, जहाँ पे डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट एबिलिटी है। फिर उसके बाद जो हमारा आर्टसूसी है ये आर्म डिटेक्टिव एजेंसी में ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे हमें और नए बंदे देखने को मिलते हैं। उस डिटेक्टिव एजेंसी के अंदर ये हमारा प्रेजेंट फुकाजावा होता है, उसके अंदर ये डॉक्टर देखने को मिलती है, फिर हमारा ये टाइगर, फिर ये डोपो देखने को मिलता है, फिर टांजी काकी देखने को मिलता है, फिर ये फार्मा वॉय देखने को मिलता है, फिर ये असैसिनेशन आलुजुमी देखने को मिलती है, हमारा प्यारा डाजाई और मेरा फेवरेट रैम्पो देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद हमारी इस एनीमे की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हमें मिस्ट्री धीरे धीरे सॉल्व होते देखने को मिलते हैं। जहाँ पे आपको आर्म डिटेक्टिव एजेंसी देखने को मिल रहा है, उसी के अपोजिट साइड इनके यहाँ पे माफिया भी है, जहाँ पे माफिया भी चीजों को कंट्रोल करती है और माफिया भी अपने हिसाब से चलती है। ये नहीं कि जो उनको गलत करना सिर्फ गलत कार्य ही करेंगे, वो करते हैं जो उनका बॉस बताता है। उसका बॉस इसलिए माफिया चला रहा है, अगर कोई गलत बंदा चलाएगा तो खुलेआम जेनोसाइड करेगा, अगर वो चलाएगा एटलीस्ट गलत लोगों को जो भी छोटे मोटे गलत काम करने हैं उसको करने देता है, बट जो बड़े गलत काम होते हैं वो नहीं होने देगा। फिर हमें देखने को मिलता है जो विलन है वो एक चीज की खोज कर रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ बुक का पेज। वो एक बुक का पेज ऐसा पेज है यहाँ पे जिसके आपको सुपर नेचुरल चीजें देखने को मिल रही है। तो वो बुक का ऐसा पेज है, जो भी चीज आप उस बुक के पेज पे लिखोगे वो चीज सच हो जाएगी। बेसिकली अगर आप लिख दोगे कि ये बंदा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए तो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उस पेज के थ्रू लोग कर सकते हैं। तो वो इवल ऑर्गेनाइजेशन उसको चाहते हैं उसको हथिया के अपने हिसाब से दुनिया को चलाए और दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आर्म डिटेक्टिव एजेंसी यहाँ पे काम करती है, जहाँ पे ये अपना बेस्ट दे देते हैं तो उस इवल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मुझे जो सबसे चीज अच्छी लगी है इसके अंदर बेसिकली इसका स्टोरी रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमें जो असुर के अंदर देखने को मिला था पहले एपिसोड के जो थोड़ी देर पहले हमें बैक स्टोरी देखने को मिलेगा, फिर जो करंट टाइमलाइन है वही देखने को मिलेगा। वैसे हमारे इसके हर सीजन के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पे इसके सीजन के अंदर कुछ 4-5 हमारे जो एपिसोड है डेडिकेटेड एक कैरेक्टर को दे दिए जाते हैं कि उसकी बैक स्टोरी प्रॉपर उसके पास्ट में क्या हुआ है, जो उसके पास्ट में जो इवेंट होती है जिसकी वजह से वो आज इधर खड़ा है वो क्यों खड़ा है उसको समझाने में लग जाता है। फिर बाद में जो 6 एपिसोड है वो हमारे करंट टाइमलाइन के अच्छे लगते हैं। बट जो मेरे को चीजें पसंद आती थी जो बैक स्टोरी, जो उनकी बैक स्टोरी इतनी ज्यादा ट्रेजिक और इतनी ज्यादा बढ़िया हुआ करती ना, देखने में मजा आता था। और अगर मैं बात करूँ इस एनीमे के अंदर आपको हर चीज में ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो चीज आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते वो चीज देखने को मिलेगी। और जैसा आपको मजा देखने को मिला था ना, 2 बिग ब्रेन एक दूसरे से फाइट कर रहे थे कीरा वर्सेस एल के टाइम में, जहाँ पे जो भी इवेंट हो रहे थे सारे इंसेन इवेंट थे, जहाँ पे एक बंदा सब बंदों को कंट्रोल करके वो इवेंट करवा रहा था और दूसरा बंदा उसको काउंटर करने के लिए वो इवेंट को रोकने के लिए जो भी चीज कार्य कर रहा था। कितना ज्यादा ऑसम लगता था कि मतलब वो पोटैटो चिप्स वाले भी आपकी लाइन अभी तक याद होगी ना कि डेथ नोट में से, तो उससे भी अगर आप एक स्टेप देखना चाहो तो इसके अंदर फेडोर वर्सेस डाजाई की बैटल आप देख सकते हो, जहां पे दोनों बिग ब्रेन फाइट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे को चेकमेट देंगे। आपको मतलब चीजें समझ नहीं आएगा कि ये दोनों प्ले आउट कर रहे हैं इन अ बैकग्राउंड, जहाँ पे ये दोनों एक रूम में बंद होकर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और पूरे दुनिया में जो भी इवेंट हो रहा है इन दोनों की ब्रेन का रिजल्ट है, जहाँ पे एक बंदा पूरा डिस्ट्रक्शन फैला रहा है, दूसरा बंदा उस डिस्ट्रक्शन को रोक रहा है और दोनों लिटरली इंसेन है। तो वो जो चीज आपको देखने को मिला था ना डेथ नोट के अंदर, वही चीज आपको इधर प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है राइटर, जो आपको देखने में ना लिटरली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मैं बात करूं इसके विलन खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब इसके विलन की बैक स्टोरी हमें अभी तक मोस्टली विलन की स्टोरी अननोन है, मतलब मिस्ट्री रखता है कि विलन कैसे बना, ये विलन कहाँ से आया, बट जो उसके पार्टनर्स है वो तो उससे भी ज्यादा भी हमारी मिस्ट्री लेकर रखते। चाहे इस करेक्टर को ले लो, चाहे इस करेक्टर को ले लो, चाहे हमारे फेडोर को ले लो, ये बंदा रशियन तो है बट इधर आया कैसे, इसका असली हमारी एबिलिटी है क्या, जो बहुत सारी चीजें हमारी अभी अननोन है, तो बहुत सारी चीजें हमें अभी देखने को मिलेगी अपकमिंग आने वाले सीजन के अंदर। और अगर मैं बात करूं अगर मेरा फेवरेट सीन कब देखने को मिलता है सीजन 5 के अंदर, जब रैम्पो फाइंड आउट करता है कि डीके ऑफ एंजल का असली मास्टरमाइंड कौन है। भाई साहब क्या सीन था वो, लिटरली मजा आ गया था भाई। मतलब अगर मैं इस एनीमे पे बोलने गया तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मैं इस वीडियो को छोटा रखूंगा। अगर आपको कुछ और चाहिए होगा, जानना होगा, तो मैं वो कमेंट कर देना, मैं इस पर डेडिकेटेड एक और वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको जो चीजें नहीं समझ आएगी इस एनीमे से मैं वो समझा दूंगा। बाकी मैं सॉर्ट ऑफ इसलिए ये वीडियो बनाई कि इससे आप देख लो, अगर आपने ये एनीमे नहीं देखा
तो जाके इस एनीमे को देखो। जितने भी आप अभी एनीमे देख रहे हो सबको होल्ड पे डालो, ये एनीमे खत्म करो, फिर उसके बाद वो एनीमे रिज्यूम कर देना। बेसिकली मेरा मानना ये है, जो रियल एनीमे का मतलब है ना, ये लेके चलता है। एनीमे सारे हैं नो डाउट, सब अच्छे खासे अपने लीग में खड़े रहते हैं, बट ये एनीमे ना अपने लीग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देते हैं ना, जो करना ना बहुत लोगों की इम्पॉसिबल बात है। जो रीजन है वो है एक वेल रिटन स्टोरी के साथ, वेल रिटन फाइट के साथ हमें वेल रिटन एनिमेशन के अंदर चीजें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी गई है इसके राइटर के द्वारा, जो आई बेट आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो इसको जितने भी आपके एनिमे पड़े हुए सबको ब्रेक में डालो और इसको फटाफट कंप्लीट करो। पहला सीजन थोड़ा सा ना कैरेक्टर डेवलपमेंट है, तो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि बिग 3 को कंपैरिजन कर दिया। पहले सीजन में कुछ नहीं समझ आएगा, आप मेरे को गाली भी दे दोगे पहले सीजन देखने के बाद। अच्छा है पहला सीजन नो डाउट, बट जो मैंने कंपैरिजन कर दिया ना उसका मतलब नहीं आएगा। जब तक आप अगर समझना चाहते हो बिग 3 वर्सेस मैंने इस एनीमे को क्यों कवर करा, तो आपको सीजन 5 भी देखना पड़ेगा, तब उसके बाद आप बोल सकते हो कि हाँ ये एनीमे ना अपनी लीग के अंदर खड़ा होता है। मैंने इसलिए कंपैरिजन करा ना, एटलीस्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि दिस एनीमे होल्ड समथिंग, एटलीस्ट आप देख तो लो, आपकी हाई होप्स हो जाए। अगर मैं ऐसे रिकमेंड कर दूंगा तो आप अपने लिस्ट में डालोगे पर प्रायोरिटी में नहीं डालोगे। पर मैं चाहता हूँ आपको सबसे पहले ये एनीमे देखो, सबको ब्रेक मार के, फिर उसके बाद कोई और एनीमे रिज्यूम कर दो, जैसे चल रहा है चलने दो टाइम। और क्या, मैंने भी तो देख लिया फटाफट, फिर वन पीस शुरू कर दिया था मैंने। वन पीस को ब्रेक करके मैंने पहले ये एनीमे खत्म करा, फिर उसके बाद वन पीस चालू हो गया। नो डाउट मेरे को वन पीस भी देखने में बहुत मजा आ रहा है। और जो वन पीस में जो सबसे बेस्ट चीज लगी है, जब वो शिप को फेयरवेल दे रहे होते हैं, हमारी मैरी को फेयरवेल दे रहे होते हैं, तो लिटरली एक शिप को भी इमोशनल वे में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाए। वन पीस डिजर्व करता है जो हाइप है उसकी, नो डाउट। ना वन पीस ओवररेटेड है ना वन पीस अंडररेटेड है, जो हाइप डिजर्व करता है उसको वो मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, बट आपको ये एनीमे जरूर देखना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर और बाय।